हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में कंडरा जनजाति, कोंद, कोल और सवरा जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत सारी जनजातियों का सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता हो कि कोई जनजाति छूट गई है या जनजाति से संबंधित कुछ अलग प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहिए हो किसी दूसरे टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस जो है वो लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कंडरा जनजाति के बारे में। जो कंडरा है वो कंडरा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कांड शब्द से हुई है, और कांड का अर्थ होता है बाण। मतलब कि कांड को ही क्या कहते हैं, बाण कहा जाता है। मतलब कि यह जनजाति जो है या इन जनजाति का जो नाम जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बाण से हुई है या कांड से हुई है। यदि हम बात करेंगे कंडरा का निवास स्थान क्या है, तो कंडरा जो है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और धमतरी मतलब कि मध्य छत्तीसगढ़ की ये जनजाति है। यदि हम बात करें ये किसकी उपजाति है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजातीय समूह जो है वो गोंड है, तो कंडरा जो है वो गोंड की ही उपजाति है। और छत्तीसगढ़ में गोंड जो है वो सबसे ज़्यादा आपके बस्तर संभाग में या दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं, गोंड जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में भी फैले हुए हैं। यदि हम बात करेंगे कि कंडरा के पूर्वज कौन है, तो कंडरा जो है वो सुपल भगत को अपना पूर्वज मानते हैं। जो सुपल भगत जो है वो सूपा बनाने का काम जो है या बांस के बर्तन बनाने का काम करते थे। इस वजह से ये जो है अपना पूर्वज जो है वो किसको मानते हैं, तो सुपल भगत को मानते हैं। यदि हम बात करेंगे इनका आर्थिक जीवन जो है वो किस पर निर्भर है, तो इनका आर्थिक जीवन जो है वो पूर्ण रूप से बांस बर्तन बनाने पर निर्भर है। ये बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है ना, या इनका आर्थिक जीवन क्या है। तो इनका मुख्य कार्य जो है वो बांस बर्तन बनाना जो है वो है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस जनजाति में जो कई परिवार है वो कलात्मक ढंग से अलग अलग प्रकार के बांस बर्तन बनाते हैं। तो वो कौन कौन से बांस बर्तन जो है वो कंडरा जनजाति बनाते हैं, तो इनमें झांपी, आपको पता ही होगा जो झांपी जो होता है विवाह संस्कार में उपयोग किया जाता है चीज़ें रखने के लिए। चौकोन और ढक्कन जैसा एक मतलब कि बांस का पात्र होता है। बिजना, बिजना जैसे पर्रा, पर्रा होता है ना आपके बरी बनाने के लिए, बिजौरी बनाने के लिए आप पर्रे का उपयोग करते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो पर्रा का पर्यायवाची क्या है, बिजना। मतलब कि पर्रा को ही बिजना कहा जाता है। तो ये आपके मुख्य परीक्षा में सहायक हो सकता है अगर आपको पर्यायवाची पूछे तो। इसके अलावा चुरकी, टुकनी, मतलब कि जो छोटा जो बांस का जो टुकनी होता है उसको चुरकी, फिर टुकनी है ना सब्जी रखने के लिए, ये सब्जी बेचने के लिए टुकनी का उपयोग किया जाता है। चंगोरा, जो चंगोरा होता है एक प्रकार का बड़ा पात्र होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लोग तीरथ बरत से वापस आते हैं तो वो चंगोरा लेकर के आते हैं। मतलब बड़ा सा बांस का पात्र होता है, उसमें प्रसाद भर करके लाते हैं। इसके अलावा डलिया, मतलब जो फूल रखने का जो डलिया होता है। सूपा, आपको पता ही है अनाज फूनने का जो सूपा होता है। झौहा, देखो चुरकी, टुकनी और झौहा ये तीनों एक जैसे हैं, है ना। लेकिन चुरकी जो होता है वो छोटी साइज का होता है, टुकनी होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो झौहा होता है ना ये ग्रामीण अंचल में गोबर बिनने के काम आता है। मतलब बोलते हैं ना झौहा भर गोबर धर के लाए है ना। तो इसका शेप थोड़ा अलग ही होता है। इसके अलावा बांस के गुनगुना बनाने का भी ये कार्य करते हैं। तो ये आप चीज़ आप डाल सकते हैं जब आपको लिखने के लिए दिया जाए तो। इसके अलावा इन जातियों में कुछ उपसमूह पाए जाते हैं जिनमें झरिया और कनौजिया जो है वो कंडरा के उपसमूह हैं। इसके अलावा कंडरा में भी अपना पंचायत पाया जाता है, और इनके जो पंचायत प्रमुख होते हैं उनको राजा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी आपकी कंडरा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा हम अगला बात करेंगे कोंद जनजाति के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बार बार कमेंट किया कि मैम कोंद जनजाति के बारे में बताइए, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे भी जितना कुछ मिल पाया वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। कोंद शब्द की उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ शब्द कोंड से हुई है, और कोंड का अर्थ होता है पर्वत। मतलब कि जो कोंद है ये खुद को पर्वतीय या पर्वतवासी भी मानते हैं। इसके अलावा इनका जो निवास स्थान है वो रायगढ़ और महासमुंद है। मतलब ये भी मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। इनकी बोली जो है वो कोंधी और कुई है। मतलब ये भी जो है वो गोंड की ही उपजाति है, क्योंकि गोंड भी क्या करते हैं, कोंधी और कुई बोली का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा इनका जो परंपरागत जो व्यवसाय है वो है आदिम कृषि। आदिम कृषि क्या होता है, ये आप लोगों को मैंने जब जनजातियों का वर्गीकरण पढ़ाया था कि जनजाति जो है वो कौन कौन से वर्ग में बटे हुए, तो मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आदिम कृषि क्या होता है।
है ना। आदिम कृषि को ही इन लोग पेंडु कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोंद जो है वो कौन सी कृषि करते हैं, पेंडु कृषि करते हैं। इसके अलावा कोंद जो है वो बहुत सारी उप समूहों में बटी हुई है। इनके उप समूह में डोंगरिया कोंद, कुटिया कोंद, पेंगा कोंद, झुरिया, जामिया, नानगुली और सितहा कोंद जो है इनकी उप समूह है। तो ये उप समूह आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोंद जनजाति में जब भी किसी शिशु का जब जन्म होता है तो ये नवजात शिशु को तीर कमान का स्पर्श कराते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में नवजात शिशु को तीर कमान का स्पर्श कराया जाता है, तो वो है कोंद जनजाति। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो बच्चा जो है वो बड़ा हो और बड़ा होकर के तीर कमान चलाने में निपुण हो, क्योंकि जनजातियों में एक बहुत बड़ा अस्त्र है, आप कह सकते हो शस्त्र है तीर कमान, क्योंकि वो शिकार करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा कोंद जनजातियों में भी जो है युवा गृह पाया जाता था, वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इनमें जो लड़के जो होते थे उनके युवा गृह को धांगड़ा घर कहा जाता था। मतलब लड़के जो है युवा गृह को धांगड़ा घर और लड़कियां जो युवा गृह को धांगड़ी घर के नाम से जानते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो युवा गृह में रहने वाले जो युवक और युवती होते हैं उनको धांगड़ और धांगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनमें भी जो परंपरागत पंचायत होता है और इनका जो पंचायत प्रमुख होता है उनको गौटिया के नाम से जाना जाता है। सभी जनजाति में अपना अपना पंचायत होता है और प्रमुख को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कोंद में क्या कहा जाता है? तो गौटिया। इसके अलावा जो धार्मिक प्रमुख होते हैं कोंद जनजाति के उनको जानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोंद जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है इनमें चावल जात्रा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि चावल जात्रा क्या है, तो दशहरे को ही कोंद जनजाति में लोग चावल जात्रा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अघन जात्रा, माहुल जात्रा, जिसको चैत जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोंद जनजाति के प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा सारे हिंदू त्यौहार और छत्तीसगढ़ी त्यौहार भी जो है वो कोंद जनजाति मनाते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं कोल जनजाति के बारे में। जो कोल जनजाति जो है उनका छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से निवास जो है वो कोरिया और बिलासपुर है। मतलब बिलासपुर के आसपास जांजगीर चांपा क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। कोल का जो है उल्लेख जो है वो रामचरितमानस में वन्य जाति के रूप में मिलता है। पूछा जा सकता है कि कोल जनजाति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो रामचरितमानस में वन्य जाति के रूप में मिलता है तथा वे जो है खुद को शबरी के वंशज के रूप में मानते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि रामायण में शबरी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शबरी जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में आपकी जो शबरी जो है वो निवास करती थी और वो कई वर्षों से भगवान के राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब भगवान राम जी उनके द्वार पर जब पधारे तो उन्होंने अपने द्वारा जो चखे हुए बेर या जूठे बेर जो है वो भगवान राम को खिलाए थे। इस वजह से जो है मतलब रामचरितमानस में शबरी का विशेष स्थान है और कोल जनजाति जो है वो शबरी को ही अपना वंशज मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कोल की उपजातियों के बारे में, तो इनमें उपजातियां जो है वो गवठिया कोल और भूमिया कोल जो है इनके प्रमुख उपजाति हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मतलब ये इन दोनों में से कौन सी उपजाति जो है छत्तीसगढ़ में निवासरत है, तो इनमें से भूमिया कोल जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। इसके अलावा जैसे सभी जनजातियों में विवाह के लिए जब विवाह कंफर्म किया जाता है तब वधु मूल्य चुकाया जाता है। मतलब वर पक्ष वाले जो है वो वधु पक्ष वाले को वधु मूल्य देते हैं। तो इनमें वधु मूल्य को हथ नैना के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने बहुत सारी जनजातियों में सुख और खर्ची के नाम से वधु मूल्य के बारे में बात की थी, तो कोल जनजाति में क्या कहला जाता है? तो हथ नैना। तो ये वधु मूल्य के अलग अलग प्रकार हैं। कुछ जनजाति में सुख, कुछ में खर्ची और कुछ में हथ नैना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो कोल जनजाति है उनके पंचायत प्रमुख को गोंतिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ जनजाति में गौटिया बोल देते हैं, इनमें गोतिया बोल देते हैं, ठीक है। और जो गोतिया जो होते हैं ना वो बारगावा वंश का होता है। बारगावा वंश जो है इस जनजाति में कोई वंश होता है, तो इस जनजाति का जो गोतिया होता है मतलब पंचायत प्रमुख होता है वो बारगावा वंश का होता है। इसके अलावा कोल में जो जादू टोना या तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं जिनको हम बैगा बोलते हैं, मतलब झाड़ फूक करने वाले को बैगा बोलते हैं, तो इनमें जो तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहा जाता है? गुनिया कहा जाता है ना। इसके अलावा इस जनजाति में लोकगीतों में दोदर, राई, फाग और भजन जैसे लोकगीत जो है प्रचलित है और ऐसा कहा जाता है कि
कोल जो है वो लोकगीतों के कुशल गायक होते हैं, मतलब कि ये लोकगीत जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं। इसके अलावा जो अगली जनजाति के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सवरा जनजाति। सवरा जनजाति का निवास स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़, महासमुंद और बिलासपुर है। ये अपनी उत्पत्ति भी जो है रामायण के शबरी से मानते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोल जनजाति में भी लोग जो है वो शबरी से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और सवरा और सौता, ये दो जनजाति भी ऐसी हैं, मतलब सवरा और सौता दोनों आसपास ही रहती हैं। सवरा जनजाति भी रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर में रहते हैं और सौता भी महासमुंद, बिलासपुर के आसपास जो है वो निवास करते हैं। और ये दोनों ही जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति शबरी से मानते हैं। लेकिन जो महासमुंद के जब सवरा जो है ना, ये अपनी उत्पत्ति जो है वो वानर राज सुग्रीव से मानते हैं। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, जो दो पात्र थे सुग्रीव और बाली, दो भाई थे। उनमें से जो सुग्रीव थे वानर राज थे, वानर राज प्रमुख थे। तो महासमुंद के जो सवरा जो है वो अपनी उत्पत्ति जो है वो सुग्रीव से मानते हैं। इसके अलावा इनकी उपजातियों में कलापीड़िया, आड़े सवरा और ठाकुर सवरा जो है इनकी सवरा जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। इनमें भी जो सबसे बड़े जो सवरा है या सबसे प्रमुख उपजाति जो है वो कलापीड़िया जो है इनकी बड़ा सवरा के नाम से जाना जाता है। इनमें भी परंपरागत पंचायत पाया जाता है और इनकी पंचायत के पदाधिकारी जो है वो मुकद्दम और दीवान होते हैं। इसके अलावा इनमें जो परगना जाति पंचायत पाया जाता है, मतलब कि एक जो पंचायत होता है वो ग्रामीण स्थल पर होता है, मतलब कि सवरा जो है जिस ग्राम पर निवास करते हैं उनके पदाधिकारी मुकद्दम और दीवान होते हैं। लेकिन जो एक से अधिक ग्राम को मिला करके जो आपके परगना बनते हैं, तो परगना पंचायत का जो पदाधिकारी होता है वो सभापति और कोषाध्यक्ष होता है। मतलब कि इनमें जो है ग्राम स्तर पर यदि पंचायत में किसी भी विवाद का निपटारा ना हो सके, तो ये जो है उस विवाद को लेकर के परगना पंचायत में जाते हैं और वहां पर उसका निपटारा जो है वो किया जाता है। यदि हम बात करेंगे इनकी विवाह रस्म को संपन्न कराने वाले कौन है, तो इनमें गारिया जो है वो विवाह रस्म संपन्न कराने वाला कहा जाता है। तो ये तो थी सवरा जनजाति के बारे में। ऐसे ही इसी ही नाम की ही सिमिलर एक जनजाति है सौता जनजाति, सौरा जनजाति। ठीक है, तो सौरा जनजाति भी जो है वो रायगढ़, महासमुंद और बिलासपुर के आसपास ही निवास करती है। ये भी अपनी उत्पत्ति जो है वो शबरी से मानते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सांप पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है, तो सौरा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में सांप पकड़ने वाली या सांप पकड़ने में निपुण जनजाति मानी जाती है। तो ये भी पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक वीडियो और मैं लेकर के आऊँगी जिसमें जो बचे हुए जितनी भी आपकी जनजाति बची है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। फिर जनजाति का सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जनजाति में कुछ अलग वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए कि आप जनजाति में ये चीज़ें डिस्कस कर दीजिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।